हम्म। नमस्कार दोस्तों, आज अपन राजनीति विज्ञान की जो ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं इसकी कड़ी में अगली कड़ी में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, उदारवाद की। इसकी उदारवाद, उदार उदारवाद, लिबरलिज्म, अंग्रेजी शब्द है लिबरलिज्म, जिसका हिंदी में अर्थ होता है उदारवाद। दोस्तों, इस अवधारणा को पढ़ने से पहले, इस विचारधारा को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक सी जानकारी जो है अर्जित करनी पड़ेगी। उसमें सबसे पहले बात अपन करेंगे, क्योंकि बात अपन राजनीतिक व्यवस्थाओं की कर रहे हैं, तो राज्य और व्यक्ति, इसको आप पब्लिक में नागरिक भी कह सकते हैं। नागरिक यानी व्यक्ति और नागरिकों के मध्य किस प्रकार का संबंध है वो होता है, उसी के आधार पर अवधारणाओं का निर्माण हुआ है। यानी जितने भी राजनीतिक विचार बने हैं, राजनीतिक विचारधाराएं बनी हैं, उनमें व्यक्ति और राज्य दो इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर है दोस्तों, राज्य और व्यक्ति या नागरिक। क्योंकि इन दोनों से ही, ये दोनों अपरिहार्य है। ये दोनों नहीं हो तो इसके बिना इसकी कल्पना नहीं होती और इसके बिना इसकी कल्पना नहीं हो सकती। तो दोस्तों, अपन को थोड़े राजनीतिक इतिहास के बारे में जानकारी करनी पड़ेगी। तो एक अपन के सामने सबसे पहले जब राज्य नामक संस्था का उदय हुआ था, राज्य संस्था का उद्भव हुआ था, उस समय सबसे पहले आदर्शवादी विचारधारा आई। कौन सी विचारधारा आई? आदर्शवादी। अब ये विचारधारा क्या मानती थी, इन दोनों के संबंध कैसे मानती थी? वो ये मानती थी, इसको तो मानती थी साध्य, इसको मानती थी साधन। दोस्तों, साध्य का अर्थ है जिसके लिए काम हो या जिसके लिए सारी व्यवस्थाएं बनी हो, मूल उद्देश्य इसका, साध्य का मतलब मूल उद्देश्य उस व्यवस्था का निर्माण या उस व्यवस्था के बारे में जो है एक व्यवस्था पूरी अच्छे से निर्माण, यानी उसके लिए सारी साधन कौन बनेंगे? वो बनेंगे व्यक्ति। कौन बनेंगे? व्यक्ति, यानी नागरिक साधन बनेंगे। किसके लिए? राज्य के लिए। नागरिक साधन हो गए, राज्य साधन होगा, साध्य होगा। यानी राज्य के लिए नागरिक कार्य करेंगे, यानी नागरिक मिलकर राज्य का है, राज्य के लिए अपनी स्वतंत्रताओं का और अपनी जितने भी उसकी व्यक्तिगत जो इच्छाएं होती है उनका दमन करते हुए राज्य के लिए जो है वो सब कुछ न्योछावर करेंगे। तो राज्य यहां साध्य हो गया और साधन के रूप में व्यक्ति रहे। कौन रहे हैं? व्यक्ति साधन के रूप में रहे। ये आदर्शवादी विचार थे। कौन से थे? जिस समय राजनीतिक व्यवस्था का जो है उद्भव हुआ था, शुरुआत हुई थी, तो राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन माना जाता। अब दोस्तों, अब जो है धीरे धीरे जो राजनीतिक विकास हुआ, क्या हुआ? राजनीतिक विकास। क्योंकि अतीत की जो घटनाएं हैं वो वर्तमान पर असर डालती है और अतीत से ही वर्तमान का जो है वर्तमान व्यवस्थाओं का निर्माण हुआ। तो जो राजनीतिक विकास हुआ उसके अंदर दोस्तों हमें सबसे पहले चीज जो है जानकारी आपको भी होगी और शायद सभी राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थियों को होती है कि जो राजनीतिक विकास हुआ, यानी जब से राज्य नामक निर्माण, राज्य जो संस्था बनी है, उससे लगाकर आज तक जितने भी उसके पड़ाव आए राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए, उन सभी को हम राजनीतिक विकास के अंदर रखते हैं। तो अब परिस्थितियां बदली, यानी जो परिस्थितियां कब बदली? विशेष तौर से वो बदली आपके औद्योगिक क्रांति के समय। औद्योगिक क्रांति के समय, ये आपके 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास, यानी औद्योगिकीकरण की जो शुरुआत हुई थी उस समय स्थिति बदली है। किसमें? राज्य और व्यक्ति के संबंध में। दोस्तों, आपको सबसे पहले यही जानकारी करनी है कि राज्य और जो है नागरिक है उनके मध्य जो संबंधों में जो परिवर्तन आया, उनके बीच के जो संबंध है उनके अंदर जो परिवर्तन आया है वो औद्योगिक क्रांति या यूं कह सकते हैं पुनर्जागरण, नवजागरण, उसके बाद आया है।
उसके बाद आया। तो पहले आदर्श की बातें होती थी कि राज्य ऐसा होना चाहिए, राज्य को ये करना चाहिए, राजा को ये करना चाहिए, नागरिकों के लिए करना है, सारी चीजें उसमें आदर्श की आती थी। किसमें आती थी? एक प्रतिमान तय कर दिया जाता था, उस प्रतिमान को लेकर जो है व्यवस्थाएं बनती थी। लेकिन अब जो ये औद्योगिक क्रांति हुई, पुनर्जागरण हुआ, नव जागरण हुआ, और जो अत्याचारी शासन थे उनका अंत हुआ और नए प्रकार के शासन व्यवस्था का निर्माण हुआ। तो ये जो स्थिति है ये बदली है, ये स्थिति अब बदल जाती है। इसको माना जाता साधन। उल्टा हो गया, देखो दोस्तों, यहां विपरीत है ये। अब इसको मान लिया गया है साध्य। यानी जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था काम करेगी वो किसके लिए करेगी? व्यक्ति के लिए करेगी, व्यक्ति की स्वतंत्रताओं के लिए करेगी, व्यक्ति की उन्नति के लिए करेगी। किसके लिए करेगी? व्यक्ति की उन्नति के लिए। तो पहले क्या होता था? राज्य साध्य, व्यक्ति साधन। अब क्या स्थिति बनी है? राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य है। यानी राज्य की जितनी भी गतिविधियां होगी वो व्यक्ति के लिए होगी। किसके लिए होगी? व्यक्ति के लिए होगी। फिर आगे नए नए जो है और कई प्रकार की जो है विचारधाराओं का जन्म हुआ। तो दोस्तों, अपन के सामने एक जो बेसिक सी चीज आती है वो ये आती है कि व्यक्ति और राज्य के बीच जो संबंध है वो परंपरा से लगा के, यानी आदर्श से लगाकर अब तक बदले हैं। अब तक बदले हैं। क्या हुआ है? बदले हैं। अब बदल कर जो परिस्थितियां बनी, तो इस सब से उसका जो है क्या ताल्लुकात है। तो उदारवाद जो हम इसका अर्थ लेते हैं, तो इसके अंदर आपके सामने दो चीजें जो है दिखाई देती है, दो चीजें हमारे सामने आती है। वो होती है, इसका जो शाब्दिक अर्थ लेते हैं, उदार का मतलब होता है लचीला। क्या होता है? लचीला, सॉफ्ट, लचीला, या यूं कह सकते हैं बंधनों में कमी। बंधनों में कमी। अब बंधन कौन किस पे रखेगा? दोस्तों ध्यान रखना, बंधन कौन किस पे रखेगा? क्योंकि जिस समय राज्य की शुरुआत हुई थी तो लोगों ने मिलकर राज्य को सारी शक्तियां सौंपी थी, राज्य नामक संस्था का निर्माण हुआ था। तो जितने भी लोगों के जो स्वतंत्रताएं थी, लोगों के जो विचार थे, लोगों के जो व्यक्तिगत जो है अवधारणाएं थी, उन सबको राज्य के संदर्भ में जो है आके देखा गया, उनको राज्य को समर्पित किया गया। तो उदार का मतलब होता है लचीला और बंधनों में कमी। बंधनों में कमी कौन करेगा? राज्य करेगा। कौन करेगा? राज्य, यानी राजनीतिक व्यवस्था। कौन करेगी? राजनीतिक व्यवस्था करेगी। लचीला। अब वाद का मतलब विचारधारा होती है, ये आपने पढ़ा ही है, विचार। तो लचीली विचारधारा। देखो दोस्तों, अब अपन के जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, जो नव जागरण हुआ था, जो पुनर्जागरण हुआ था, इनसे क्या हुआ? जो है राज्य के बंधनों में लचीलापन, लचीलापन, ये लचीलापन दिखाई देने लगा, दिखाई देने लगा। यानी राज्य और व्यक्ति के जो संबंध है वो अब बदले हैं। अब बदले। अब वो बात नहीं रही कि राज्य कोई आदेश देगा और कह देगा कि ये मैं स्वयं प्रभु हूं, मैं ईश्वर की देन हूं, मेरे देवी उत्पत्ति हुई है और मैं आपको जो आदेश दूं आप मान लो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां बदल गई। किसके फलस्वरूप? औद्योगिक क्रांति, आपके नव जागरण यूरोप के अंदर हुआ, फिर बाद में जो पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और कई प्रकार के सामाजिक जो है सुधार आंदोलन। इन आंदोलनों से क्या हुआ? ये राज्य और व्यक्ति के बीच में जो संबंध थे उसके अंदर महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। क्या आया है? महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। तो लचीला या बंधनों में कमी, उदार का अर्थ होता है लचीला या बंधनों में कमी। तो अब अपन इसको एक अर्थ के रूप में अगर लें, अर्थ के रूप में अगर अपन इसको लें, तो अपने सामने एक तथ्य सामने बनता है, एक लाइन बनती है, वो ये बनती है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व या जीवन निर्माण में, जीवन निर्माण में राज्य नामक संस्था का अधिकाधिक योगदान और
बंधनकारी नियमों में लचीलापन लचीलापन हो लचीलापन हो। यानी व्यक्ति है, उसके व्यक्तित्व या जीवन निर्माण के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां होती है उसके अंदर राज्य का हस्तक्षेप कम से कम हो। एक और इसके अपन अलग तरीके से दोस्तों इसको लिख सकते हैं, वो यह है कि जो व्यक्ति होता है व्यक्ति पर बंधनों का अभाव या कमी यानी कम से कम प्रतिबंध इसका अर्थ होता है कम से कम प्रतिबंध यानी कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण जिसमें व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व विकास के लिए इतनी छूट हो कि वो अपने व्यक्तित्व का आसानी से विकास कर सके, अपना जीवन जी सके और उसके ऊपर राज्य का कम से कम जो है बंधन हो। राज्य के जो बाध्यकारी शक्तियां उसका कम से कम प्रयोग, बाध्यकारी शक्ति का कम से कम प्रयोग यानी जो बाध्यकारी शक्ति होती है राज्य की उसका व्यक्ति के ऊपर बहुत कम नियंत्रण। ऐसा नहीं है नियंत्रण नहीं हो, नियंत्रण बिल्कुल कम हो। कैसा नियंत्रण हो? बिल्कुल कम हो। यानी जो बाध्यकारी शक्ति है उसका कम से कम प्रयोग हो। किसके ऊपर? व्यक्ति के ऊपर। तो दोस्तों अपने सामने सबसे जो इसका एक अर्थ आता है उदारवाद का, सबसे अच्छा अर्थ वो यही होता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण या व्यक्ति के जीवन यापन के लिए व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण या व्यक्ति के जीवन यापन करने के लिए ऐसी आवश्यक परिस्थितियां राज्य उत्पन्न करे कि उसके अंदर कम से कम बंधन हो। यानी कौन से बंधन? यानी कानून के जो कानून की जो शक्ति होती है, जो राज्य के निर्माण का जो संप्रभुता की शक्ति होती है उसका कम से कम प्रयोग हो। यानी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व निर्माण के लिए पूरी की पूरी छूट हो। क्या हो? पूरी की पूरी छूट हो। वो बंधन किस आज के जमाने में अगर देखें तो बंधन किस मायने में महत्वपूर्ण है? वो है आर्थिक मायने में। किस मायने में? आर्थिक मामलों में कम से कम राज्य का हस्तक्षेप, कम हस्तक्षेप किसका? राज्य का। यानी आर्थिक मामलों के अंदर व्यक्ति को अपना जो है आर्थिक गतिविधियां करने का, आर्थिक क्रियाएं करने का पूर्ण अधिकार हो और उसको अपने जो है व्यक्तित्व निर्माण का पूरा अधिकार हो और राज्य के कम से कम उसके ऊपर जो है कानून लागू हो, कम से कम उसके ऊपर बाध्यताएं लागू हो। यही उदारवाद का सही अर्थ होता है। अब देखो अलग अलग विद्वानों ने दोस्तों अलग अलग इसकी जो है परिभाषा देने का प्रयास किया है। हालांकि यह सबसे विवादित जो है विचारधारा रही है, लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण विचारधारा होने के कारण जो है कई विद्वानों ने इसकी परिभाषा देने की कोशिश करी। सबसे पहले अपन बात करें तो यहाँ हेरोल्ड लॉस्की की बात है। लॉस्की इनको जो है उदारवाद को इस आशय में देखता है कि उदारवाद वह नया आर्थिक समाज है जिसका उदय मध्य युग के अंत के साथ हो जाता है। यानी जो पारंपरिक काल बीतता है, मध्य युग आता है, मध्य युग की जो अंत का समय होता है वो औद्योगिक क्रांति का समय होता है और उस समय आर्थिक विचार ज्यादा जो है पॉपुलर हो जाते हैं। दुनिया के अंदर आर्थिक विचार है वो दुनिया के अंदर ज्यादा फैल जाते हैं और हर व्यक्ति अपने आप अपना जो है आर्थिक रूप से विकास करना चाहता है। तो लॉस्की हमारे सामने यही बात करता है कि जो उदारवाद जो नया एक आर्थिक समाज है जिसका उदय है मध्य युग के अंत में हो जाता है और ये और भी ये कहता है कि ये सिद्धांत मात्र नहीं होकर लोगों की जीवन वृत्ति है, जीवन प्रवृत्ति या प्रवृत्ति भी बोल सकते हैं इसको,
जीवन प्रवृत्ति, यानी एक जीवन का एक तौर तरीका हो गया, आर्थिक समाज के अंदर जीना जीवन का तौर तरीका हो गया। ये बात बताई थी लॉस्किन ने। किसने बताई थी दोस्तों? लॉस्किन। तो ये होगी लॉस्की की परिभाषा। एक परिभाषा दोस्तों हम यहाँ और लेते हैं, वो है आपके वेसरमैन की। किसकी है? वेसरमैन। दोस्तों वेसरमैन इसको है, वो एक ऐसी विचारधारा मानता है वेसरमैन, इसको भावात्मक या वैचारिक आंदोलन मानता है। आंदोलन भावात्मक व वैचारिक, यह भावात्मक व वैचारिक आंदोलन है जिसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्थापना है। यानी ये वेसरमैन ये बताता है कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं उसको प्रस्थापित करने का कार्य उदारवाद करता है। यानी उदार का मतलब बंधनों में इतना ढील हो, इतनी ढीली बंधन हो, इतने राज्य के जो है कानून इस प्रकार से लचीले बने कि व्यक्ति अपने जीवन और अपने व्यक्तित्व का आसानी से विकास कर सके। तो ये होगी दोस्तों वेसरमैन की परिभाषा। अब दोस्तों इसके जो उद्भव के कारण है, उदारवाद के उद्भव के कारण, दोस्तों कोई भी विचारधारा बनी है वो एक दिन का परिणाम नहीं है, ये एक लंबी विकसित प्रक्रिया है। यानी विकासशील प्रक्रिया। एक शुरुआत से लगाकर विचार से फिर एक उदार विचार आया लोगों के मन में कि भाई हमें जो है बंधन मुक्त समाज की स्थापना करनी है, वहां से लगाकर एक नए प्रकार का जो है वाद बनता है, उदारवाद। तो उसके भी कुछ कारण रहे, एक दिन का ये परिणाम नहीं रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी कई प्रकार के आपके जो है कारण आते हैं। उसमें पहला कारण दोस्तों ये आएगा, वो आएगा औद्योगिक क्रांति। यानी ये सबसे महत्वपूर्ण घटना जो घटी दोस्तों मानव इतिहास के अंदर, वो है औद्योगिकीकरण का आना या औद्योगिक विकास, जिसके अंदर मशीनरी युग का जो है नए नए आविष्कार होते हैं, विज्ञान प्रगति करता है और नई नई तकनीक आती है। उस तकनीक के कारण कई प्रकार के हैं जो उद्योग धंधे स्थापित होते हैं, और तो जो लोगों के जो काम करने का जो जीवन वृत्ति का जो कार्य होता है उसके अंदर महत्वपूर्ण बदलाव आ जाता है। जो लोग पहले खेतों के अंदर पारंपरिक रूप से जो अपने व्यवसाय करते थे, जिनको दस्तकार वर्ग के अंदर अपन रख सकते हैं, जो हाथ से जो है अपने कार्य करते थे, अपने जो है कौशल से कार्य करते थे, अब उन्हीं को काम करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक मशीनी युग का जो है शुरुआत होती है, वो औद्योगिकीकरण है। इसके कारण जो है व्यक्ति और जो राज्य है उसके जो संबंध है उनके बीच में जो है महत्वपूर्ण अंतर आ जाता है दोस्तों। जो पहले साध्य और साधन, क्योंकि राज्य को साध्य माना जाता था, अब परिस्थितियां बदलती है और व्यक्ति मुख्य केंद्र बिंदु के रूप में आता है। तो पहला कारण है वो है औद्योगिकीकरण। दूसरा जो कारण दोस्तों हमारे सामने आता है वो आता है नवजागरण, या इसको पुनर्जागरण भी बोलते हैं। दोस्तों यूरोप के अंदर जो सामाजिक कुरीतियां थी वो इतनी इस कदर जो है इस कालक्रम से पहले फैल गई थी, जिसके कारण लोगों के जो जीवन था वो एक प्रकार से कई प्रकार के जो बंधनों के अंदर जकड़ गया था। कई प्रकार के जो कर्म कांड है, कई प्रकार के जो सामाजिक कुप्रथाएं उनके अंदर जकड़ गया था। तो इनसे बाहर निकलने के लिए कई प्रकार के विद्वानों ने प्रयास किया। यानी विद्वानों के जो विचार थे उन्होंने उस समाज को पुनर्जागृत करने का कार्य किया। जो समृद्ध उन्होंने बताया कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध रहा है, हम कितने अच्छे विचारों के लोग थे, फिर भी क्या ऐसी कमियां रह गई, क्या ऐसी जो है परेशानियां आई जिसके कारण आज हमारे समाज की दयनीय स्थिति हो गई है। इस कारण से उनके विचार है वो लोगों तक फैले और लोगों में बहुत सारे जो है सुधारक थे, पुनर्जागरण के जो सुधारक थे, उनके जो सुधार के जो बताए गए जो मार्ग थे उन पर लोगों ने चलना शुरू किया और राज्य का विरोध करना शुरू कर दिया। यानी राज्य की जो सत्ता थी उसको
चुनौती देना शुरू कर दिया। तो दूसरा है नव जागरण या पुनर्जागरण। तीसरा है दोस्तों धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन यह भी एक महत्वपूर्ण जो है कारक सिद्ध होता है उदारवाद के उदय में, धर्म सुधार आंदोलन। दोस्तों आपको पता होगा कि जो यूरोप के अंदर है मार्टिन लूथर, ज्विंगली, कॉल्विन, ये ऐसे लोग थे जिनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम जो ये धर्म के अंदर जो कुरीतियां आई हुई है ईसाई धर्म के अंदर, किस धर्म के अंदर? ईसाई धर्म के अंदर जो है मध्य युग के अंदर कई प्रकार की कुरीतियों ने घर कर लिया था, क्योंकि उन कुरीतियों के कारण जो उनके जो धार्मिक सत्ता था उसका प्रभाव है वो राजनीतिक सत्ता पे पड़ता है। किस सत्ता पे पड़ता है? राजनीतिक सत्ता पे पड़ता है। और राजनीतिक सत्ता के अंदर बैठे लोगों के साथ इस प्रकार का छलावा, इस प्रकार का ढोंग, इस प्रकार की कुरीतियां इस्तेमाल करते थे, जिसके कारण आम लोगों का जीवन यापन मुश्किल हो गया। इस कारण से मार्टिन लूथर, ज्विंगली और कॉल्विन जैसे लोग आते हैं, आके लोगों को बताते हैं कि जो ये धर्म के गुरु हैं, आप लोगों को जो दिशा निर्देश दे रहे हैं, ये जो है किसी भी दृष्टि में मानने योग्य नहीं है, इनको नहीं मानना चाहिए। और पूरे यूरोप के अंदर दोस्तों आपको पता ही है, एक पुनर्जागरण और एक धर्म सुधार आंदोलन के कारण एक यूरोप पुनः जाग उठता है, उसके नए विचारों का जन्म होता है और एक आर्थिक समाज की स्थापना की ओर अग्रसर हो जाते हैं, जो है आपका उदारवाद। अगला जो कारण है दोस्तों वो है आपके निरंकुशवादी। अगला जो कारण है वो है इसका निरंकुश शासनों के विरुद्ध प्रतिक्रिया। यानी जितने भी निरंकुश शासक थे, क्योंकि राजाओं का शासन था, राजतंत्र था, निरंकुश शासक थे, वो शासक क्या करते थे है जो जनता का ज्यादा से ज्यादा शोषण करने का कार्य करते हैं। इसलिए लोगों के जो है सब्र है वो टूटता है और लोग विद्रोह कर देते हैं। लोग विद्रोह करने की सोचते हैं या उनके मन में ऐसा विचार आता है, तो राजा को भी ये आवश्यकता महसूस हो गई कि अब कुछ न कुछ सुधार करने ही पड़ेंगे, क्योंकि निरंकुश राजा। अब दोस्तों निरंकुश शासन के बदलाव के बाद जो है वो राजतंत्र डिवाइड हो जाता है या जो परिवर्तित हो जाता है वो किसमें होता है? जनतंत्र। तो जो ये विचारधारा है वो जनतंत्र और व्यक्तिवाद, इन दोनों का मिला जुला रूप है। जनतंत्र और व्यक्तिवाद, यानी व्यक्ति को भी वो परिस्थितियां उपलब्ध होनी चाहिए कि वो अपने जीवन का जो है जो सर्वोच्च है वो जीवन को प्राप्ति कर, जो जीवन है उसका जो सर्वोच्च उद्देश्य है उसकी पूरी प्राप्ति कर सके। और साथ में जो है शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक। तो लोकतंत्र और व्यक्तिवाद, इन दोनों की जो मिला जुला रूप है वो आपके उदारवाद के रूप में दिखाई देता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।